नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार सिल और आप देख रहे हैं इग्नो IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं BPSC 103 की। इसमें हमने इकाई 10 के पार्ट 1 को पढ़ लिया था। अभी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इकाई 10 के पार्ट 2 की। इकाई 10 जिसका शीर्षक है अधिकार का विचार, पात्रता और सीमाएं, इसका पार्ट 2 आइए हम शुरू करते हैं। अब आपका पॉइंट है मानवाधिकार। देखिए, मानवाधिकार यानी मानवों के अधिकार। आपने अक्सर सुना होगा मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग। तो ये मानवाधिकार आयोग क्या है? देखिए, सभी देश में जो है ना मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। मानवाधिकार का अर्थ होता है मानव का अधिकार, यानी आपका क्या क्या अधिकार है, यानी मानव के अधिकार का। यहाँ किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं हम, या भारत के नागरिकों के अधिकार की बात नहीं कर रहे, हम पूरे विश्व के मानव के अधिकार की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप एक इंडियन हैं और आप गए अमेरिका, और अमेरिका में जाके आपको किसी ने बुरी तरीके से मारा या पीटा, ठीक है, तो ये आपके क्या मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो जो अमेरिका में जो मानवाधिकार आयोग है वहां पर जाके भी आप जो है इसका केस कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके देश में जो है मुझे इस तरीके से बिना किसी रीजन के पीटा गया। आई बात समझ में? तो ये क्या है? ये मानवाधिकार है। अब मान लीजिए कि पुलिस नहीं आपको बिना इंफॉर्मेशन के गलत तरीके से आपको मारा, पीटा, आपको अरेस्ट किया, तो आप बेझिझक मानवाधिकार आयोग के पास जा सकते हैं हेल्प के लिए कि मुझे इस तरीके से मारा पीटा गया है, जबकि मेरे खिलाफ पुलिस के पास ऐसा कोई केस नहीं, ऐसा कोई वारंट नहीं, ऐसा कोई सबूत नहीं। तो उस कंडीशन में आप जा सकते हैं मानवाधिकार आयोग के पास और बोल सकते हैं कि देखिए मुझे पुलिस ने जो है मारा पीटा है और ये मेरे मानवाधिकार का क्या है वो उल्लंघन किया है पुलिस ने, तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगा। और एक बात जान लीजिए, मानवाधिकार आयोग जो है वो निष्पक्ष रूप से सभी मनुष्यों को, सभी मानवों को, उनके अधिकार को, ठीक है, प्राप्त करने के लिए जवाबदेही है। यानी अगर आपके अधिकारों के साथ, ठीक है, सरकार अगर आपके अधिकारों के साथ उल्लंघन कर रही है, जो आपका अधिकार है वो अधिकार, मान लीजिए सरकार का कोई संस्था है, मान लीजिए ब्लॉक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट है या कृषि डिपार्टमेंट है, तो कोई भी डिपार्टमेंट, सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो आपके अधिकारों को छीन रही है। अब मान लीजिए आपको राशन मिलता है फ्री में, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सबको फ्री में राशन देंगे। अब मान लीजिए राशन वाले क्या कर रहे हैं कि आपको जबरन राशन नहीं दे रहे हैं कि मुझे, ठीक है, मैं आपको राशन नहीं दूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये आपके उस मानवाधिकार के खिलाफ है, क्योंकि सबको मिलना चाहिए राशन और आपको वो नहीं दे रहा है, तो उसके खिलाफ आप मानवाधिकार आयोग में जाके केस कर सकते हैं, ठीक है, कि जो है फलना व्यक्ति मुझे ऐसा ऐसा कर रहा है। अब मान लीजिए किसी दफ्तर में जो है आपके मानवाधिकार, जो आपके जो अधिकार है उसके साथ उल्लंघन हो रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप न्यायालय जाएंगे या आप मानवाधिकार आयोग के पास जाएंगे कि हमारा जो अधिकार है उसके खिलाफ जो है वो मेरे अधिकार को छीन रहा है। तो इसे कहते हैं मानवाधिकार। अब आइए मानवाधिकार के बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं जो आपके पुस्तक में दी हुई है। देखिए, मानवाधिकार सर्वोच्च स्तर के नैतिक अधिकार हैं। यह जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म और रंग आदि के किसी भी भेदभाव के बिना सभी मनुष्यों के लिए मूलभूत है, ठीक है। मानव अधिकारों में नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल है, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार, जिसमें संस्कृति में भाग लेने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार और काम करने तथा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। मानवाधिकारों की रक्षा और समर्थन अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया जो है वो इंडियन आदमी अमेरिका गया तो उसका भी रक्षा होगा, यानी मानवाधिकारों की रक्षा और समर्थन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों और संधियों द्वारा किया जाता है। यानी यह एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है, इसे आप राष्ट्रीय अधिकार ना समझे, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है। मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज था जिसने मूल नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख किया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 10 को 1948 को इस घोषणा को सर्वसम्मति से पारित किया गया। मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ने मानव अधिकारों को संविधान के से गारंटीकृत व्यक्तियों, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में वर्णित किया, जो भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जाते हैं। यानी जो ये अधिनियम था, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया? संविधान से कहा गया कि आप गारंटी लीजिए कि आप जो सभी व्यक्तियों को अधिकार दिलवाएंगे। अगर किसी कारणवश किसी के अधिकार को चोट पहुंचता है, अधिकारों का हनन होता है, तो उस कंडीशन में वो न्यायालय जा सकता है। आपने देखा होगा कई बार सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार को डांट देती है
कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो सरकार जब भी गलत करती है लोगों के खिलाफ, ठीक है, सरकार जब भी लोगों के लिए खराब नीतियाँ लाती है, यानी उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए सरकार को डांट जो है वो फटकारती है। जैसे कि अब मान लीजिए कि दो देश के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बड़ा देश है, मान लीजिए रशिया और यूक्रेन। तो रशिया एक ताकतवर देश है, वो एक कमजोर देश यूक्रेन पर जानबूझकर पहले से वो हमला कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मानवाधिकार वाले आयोग काफ़ी चीखेंगे, चिल्लाएंगे। क्यों चिल्लाएंगे? कि आप गलत कर रहे हैं। एक इंसान को मारना, बिना किसी कारण के पीटना, उसे खून कर देना, उसे जान से मार देना, ये उस व्यक्ति के मानवाधिकार के खिलाफ है। यानी जो मानवाधिकार आयोग है वो चाहे तो रूस के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, रूस के खिलाफ जो है वो, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर सकता है, या यूएन में इस प्रस्ताव को उठा सकता है कि रसिया जो है वो यूक्रेन के लोगों के जो मानवाधिकार हैं उसके खिलाफ क्या कर रहा है? कार्रवाई कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये हो गए आपके मानवाधिकार। तो बुक में जो आपके चीज़ दिए हुए हैं उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको काफ़ी अच्छे से और काफ़ी संक्षेप में ये जो मानवाधिकार क्या है आपको मैंने समझा दिया। अब आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार के सिद्धांत। देखिए, अधिकार के कुछ कुछ सिद्धांत होते हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, दूसरा है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, तीसरा है अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, और चौथा है अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। उसके बाद है मार्क्सवादी सिद्धांत। तो एक एक करके हम काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला आपका है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है वो मतलब वही प्राकृतिक अधिकार को ही जो है डिस्क्राइब किया गया, और इसमें कुछ है नहीं। प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? जो आपको जन्म से मिलते हैं। आखिर इस समाज में आप बाद में आते हैं, ठीक है, कानून से आप बाद में जुड़ते हैं, राजनीति में आप बाद में जुड़ते हैं, देश का संविधान आपके बाद में लागू होता है। सबसे पहले आप जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले आप प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, आपका संबंध प्रकृति से होता है, और उस प्रकृति ने आपको कुछ जन्मसिद्ध अधिकार दिए हैं जो सिर्फ आपको जन्म से मिलते हैं। तो वैसे अधिकार को कहते हैं प्राकृतिक अधिकार, जो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि कुछ अधिकार प्रकृति द्वारा मनुष्य को मिले हैं, ठीक है, वे प्राकृतिक अधिकारों को प्रतिरक्षा और मनुष्य की स्वतंत्रता के रूप में मानते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का, इंसान का जन्म होता है, जब भी मनुष्य का जन्म होता है, तो वो व्यक्ति जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त करते हैं, और उसमें सबसे पहला उद्देश्य जीवन की रक्षा, यानी उसे अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है, उसे अपना जान बचाने का अधिकार है। दूसरा है उसे स्वतंत्रता में रहने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी गुलाम बना लिए जाए। आज से बहुत पहले, अगर 100, 150, 200 साल की पहले की बात करें, तो लोग जो है बंधुआ मजदूरी करते थे, यानी जमींदारों की गुलामी करते थे, जमींदारों ने गुलाम बनाते थे। तो ये क्या हुआ? ये आपके प्राकृतिक अधिकारों के साथ छेड़खानी हो गया, आपके प्राकृतिक अधिकारों के साथ क्या हो गया? उसका हनन हो गया, जो कि कानूनन बिल्कुल जुर्म है और अपराध है। आप किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते या अपना गुलाम नहीं बना सकते। आई बात समझ में? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार लोग प्रकृति से कई अधिकार प्राप्त करते हैं। समाज और राज्य में रहने के लिए आने से पहले वे प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं। समाज में और राज्य में तो वे बाद में आते हैं, पहले वे क्या होते हैं? प्रकृति में आते हैं, पहले वे इस पृथ्वी पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक दार्शनिक हुए हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स के प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा मनुष्य के विचार से प्रकृति की स्थिति से विस्तारित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन पूरी तरह से स्वतंत्रता से जुड़ा होता है, न कि कानूनों से। यानी एक बच्चे पर कानून थोड़ी लागू होता है। जब एक बच्चे का, नवजात का जन्म होता है, तब उस पर कोई कानून थोड़ी लगता है, ठीक है, कोई नियम लगते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो वो सिर्फ प्रकृति अवस्था में रहती है और वो स्वतंत्रता की अवस्था में रहता है। चलिए अब देखेंगे अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। देखिए, जो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है ना, ये पहले नहीं था, ठीक है। एक दार्शनिक आया, एडमंड बर्क, और एडमंड बर्क ने आके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। तो जो पहले जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आया और उसके बाद इसने प्रहार किया किस पर? ठीक है, एडमंड बर्क ने प्राकृतिक अधिकारों पर कटाक्ष करते हुए, प्रहार करते हुए एक नई अवधारणा पेश की जिसका नाम दिया ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। एडमंड बर्क ने यह तर्क दिया कि अधिकार केवल उस समाज के रीति रिवाजों और भावनाओं के आधार पर हो सकते हैं। यानी उनका मानना था कि आपको जो अधिकार मिलते हैं वो आपके समाज के, आपके समुदाय में हो रही रीति रिवाज या इतिहास में आपके समुदाय द्वारा किए जाने वाले परंपराओं से, संस्कृति से और
अनुष्ठानों और रीति रिवाजों से जो अधिकार निकल कर सामने आते हैं, वही अधिकार जो है वो मुख्यतः होते हैं। यानी अधिकार जो है वो आपको प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता, ठीक है। उनका मानना था कि अधिकार जो है वो आपको प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता, अधिकार आपको मिलता है किससे? रीति रिवाजों से, भावनाओं से, आपके पूर्व में किए गए, इतिहास में किए गए आपके पूर्वजों द्वारा सांस्कृतिक अनुष्ठानों के माध्यम से आपको जो है क्या मिलता है? वो अधिकार मिलता है। तो ये हो गया अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, जिसे एडमंड बर्क ने दिया था। अब हम बात करेंगे अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। देखिए, अधिकारों का जो कानूनी सिद्धांत है, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या मानना है। इसमें जो है जो जेरेमी बेंथम था, जेरेमी बेंथम ने जो है वो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जेरेमी बेंथम का मानना था कि जो अधिकार होते हैं वो आपको कानून से मिलते हैं। यानी अधिकार जो है, आपको जो अधिकार मिला है वो कानून से आपको अधिकार मिला है, और कानून का ये दायित्व है कि वो आपके अधिकारों की क्या करे? रक्षा करे, ठीक है। आई बात समझ में? कानून और अधिकार, उन्होंने कहा किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं जो अनिवार्य रूप से, ठीक है, एक है वस्तुनिष्ठ पहलू और कानून और व्यक्तिगत अधिकार। राज्य अधिकारों का बिल तैयार करता है और इसलिए अधिकार राज्य के लिए नहीं बल्कि राज्य के अस्तित्व से ही बनता है। ये राज्य का कानूनी ढांचा भी है, यानी अधिकार जो अधिकारों की गारंटी देता है। यानी एक मतलब अधिकार, इनका मानना है कि अधिकार जो है ना वो कानून देता है हमें अधिकार। इन्होंने ऐतिहासिक सिद्धांत का खंडन किया, इन्होंने प्राकृतिक अधिकार को भी नहीं माना। इनका मानना था कि जितने भी अधिकार आपको मिले हैं वो आपको कानून ने दिया है। इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है। कुछ अधिकार प्राकृतिक होते हैं। चलिए अब बात करेंगे अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। देखिए, नाम से स्पष्ट है समाज कल्याण, यानी आपके पास अधिकार दिया गया कि आप क्या करें? समाज के कल्याण के लिए काम करें। देखिए, सामाजिक कल्याण का अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों का एक संयोजन प्रतीत होता है। यानी जितने भी अधिकार हमने पढ़ा है, चाहे वो कानूनी सिद्धांत हो, चाहे वो ऐतिहासिक सिद्धांत हो, चाहे वो प्राकृतिक सिद्धांत हो, सभी का मिला जुला रूप क्या है? समाज कल्याण सिद्धांत। और समाज कल्याण सिद्धांत क्या मतलब बात करता है? समाज के कल्याण की बात करता है, ठीक है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में जिन्होंने अपना समय दिया, जो योगदान करता थे, उनका नाम है T.H. ग्रीन, L.T. हॉबहाउस, हेराल्ड लॉस्की, अर्नेस्ट बार्कर इत्यादि। उनका केंद्रीय प्रस्ताव था एक कानून, प्रथा, प्राकृतिक अधिकार आदि जो सामाजिक रूप से उपयोगी या सामाजिक रूप से वांछनीय है, सभी को प्राप्त करना चाहिए। हेराल्ड लॉस्की इस सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक थे। किस सिद्धांत के? समाज कल्याण सिद्धांत के, ठीक है। और उन्होंने अपनी पुस्तक एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में अधिकारों की अवधारणा पर टिप्पणी की। यानी समाज कल्याण सिद्धांत बात करता है समाज के कल्याण की। चलिए अब हम जान लेते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है देखते हैं। देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत को सिंपल समझिए। ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा एक चीज पर टिके होते हैं। वो किस पर टिके होते हैं? परिणामों की स्वतंत्रता, जो हमने पहले पढ़ा है, और दूसरा है कि आर्थिक स्वतंत्रता। यानी जिस भी व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है उसे और किसी भी प्रकार का स्वतंत्रता नहीं मिल सकता। इसलिए मार्क्सवादी सिद्धांतकारों ने क्या किया कि आपको आर्थिक रूप से क्या बना दिया? आपको आर्थिक रूप से समान बना दिया। यानी समाज में उन्होंने एक ऐसा कानून लाया जिस कानून के तहत आपको ये बताया गया कि आपके पास जो है अधिक संपत्ति नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास अधिक संपत्ति होने से क्या क्या करेंगे? आप भेदभाव करेंगे, आप लोगों के साथ जो है ऊंच नीच का व्यवहार करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, लोगों से गलत तरीके से पेश आएंगे। इसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखिए, अधिकार जो है ना, सबसे पहले तो दूसरे अधिकारों की हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आर्थिक अधिकार आप सबको दीजिए, यानी सबको कमाने का मौका दीजिए, और सबको लिमिट होना चाहिए कि आप इतना ही इनकम कर सकते हैं, आपके पास इतना ही संपत्ति हो सकता है, इससे ज़्यादा संपत्ति आपके पास नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो आर्थिक अधिकार है सबसे पहले वो मिलना चाहिए। अगर आर्थिक अधिकार आपको नहीं मिलते हैं तो आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको आपके स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलेगा। मार्क्सवादी सिद्धांतकारों ने आगे यह तर्क दिया कि आपको अधिकार तभी प्राप्त होते हैं जब समाज में समानता का भाव हो। अगर हमारा समाज समानता को जो है वो क्या करेगा? बहाल नहीं करेगा। अगर हमारे समाज में सभी लोग समान रूप से नहीं रहेंगे, भेदभाव होगा, ठीक है, तो आपको अधिकार ही तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप बराबर माने जाएंगे तभी तो आपको कोई अधिकार देगा। ऊंची जाति का व्यक्ति आपको अधिकार तब देगा जब वो आपको अपने समकक्ष मानेगा, समानता को मानेगा कि नहीं, हम सभी समान हैं, हम सभी मनुष्य हैं, सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए।
आई बात समझ में। लेकिन समाज में क्या है, जमींदारी प्रथा लागू है, समाज में क्या है, कुलीन वर्ग का बोलबाला है। तो जमींदार और ये जो कुलीन वर्ग है, ये सभी ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो है आपको बराबर नहीं मानेंगे, और आपको ये लोग बराबर नहीं मानेंगे तो फिर आपको ये अधिकार क्यों देंगे। ठीक है, आज से 200-300 साल पहले जो दलित व्यक्ति था, दलित लोग थे, उन्हें अधिकार नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो बड़े ऊंची जाति के लोग थे वे इन्हें क्या मानते थे, अपने समतुल्य, अपने समकक्ष नहीं मानते थे, उन्हें भेदभाव के नज़र से देखते थे, उनके प्रति असमानता का भाव रखते थे, इसलिए उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं था। तो मार्क्सवादी सिद्धांत बात करता है समानता पर, आर्थिक समानता पर, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर वो बात करता है। आई बात समझ में। चलिए, तो इसी के साथ जो है आपके अध्याय 10 का ये चैप्टर होता है खत्म। ये वीडियो आपको अगर समझ में आया है, ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप जो है कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिख दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आपका